नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टडी पॉइंट में। आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के विशेषण के बारे में। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, लेखपाल या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बिल्कुल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विशेषण क्या है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, विशेष्य, उत्तमावस्था, महत्वपूर्ण नियम, सफलता की कुंजी एवं और भी बहुत कुछ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक विशेषण। तो बिना किसी देरी के चलो अब पहले पेज पर चलते हैं। हाँ देखो, इस पेज पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो एक चमकती हुई जादुई किताब है और इसमें से ना हिंदी के अक्षर बाहर निकल रहे हैं। ओहो, जादुई किताब। बिल्कुल। ये दर्शाता है कि विशेषण शब्दों का असली जादू है। इस पेज की हेडिंग है विशेषण, वाक्यों का असली गहना। गहना। अच्छा, मतलब वाक्यों को सजाने का काम करता है। हाँ, तो इसकी परिभाषा पर ध्यान देते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। अच्छा, तो विशेषता बताने वाले शब्द। सही कहा। अब इसके 4 मुख्य पॉइंट्स देखते हैं। पहला, ये साधारण वाक्यों में रंग और जान भर देते हैं। दूसरा, किसी भी चीज के गुण, संख्या या मात्रा की एकदम सटीक जानकारी देते हैं। सटीक जानकारी ये जरूरी है। और तीसरा पॉइंट है कि अगर इनका प्रयोग न किया जाए तो वाक्य एकदम फीका लगता है। चौथा पॉइंट छात्रों के लिए है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इसकी मूल बातें जानना बहुत जरूरी है। तो इसके उदाहरण क्या होंगे? जैसे अच्छा लड़का, 5 किताबें। यहाँ अच्छा और 5 दोनों विशेषण है। मेरा एक डाउट है, क्या विशेषण सच में वाक्य में इतना रंग भर देता है? बिल्कुल। सोच कर देखिए, अगर वाक्य में अच्छा या 5 न हो तो सिर्फ लड़का या किताबें बचेगा। वाक्य कितना अधूरा और नीरस लगेगा, है ना? हाँ, ये तो है। अरे, मुझे यहाँ एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स दिख रहा है। हाँ, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। परीक्षा में विशेषण की सीधी परिभाषा अक्सर पूछी जाती है, इसलिए इसे अच्छे से याद कर लें। सही कहा। चलो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखो, इस पेज पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो एक 5 शाखाओं वाला पेड़ है जिस पर अलग अलग चिन्ह लगे हैं, जैसे तारा, नंबर, तराजू वगैरह। ये 5 शाखाएं क्या दर्शाती हैं? ये विशेषण के प्रकार हैं। इस पेज की हेडिंग है विशेषण के 5 प्रमुख स्तंभ। परिभाषा के रूप में कहें तो अर्थ और प्रयोग के आधार पर इसे भागों में बांटा गया है। अच्छा, तो इसके भेद क्या हैं? इसके 4 मुख्य पॉइंट्स हैं। पहला, हिंदी व्याकरण में इसे मुख्य रूप से 5 प्रकारों में बांटा गया है। वो 5 प्रकार कौन से हैं? दूसरा पॉइंट यही है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक। नाम से ही काफी कुछ समझ आ रहा है। तीसरा पॉइंट है कि हर भेद का अपना एक खास काम और अलग स्थान होता है। और चौथा पॉइंट है, इन्हें पहचानने की कला ही परीक्षा में अच्छे अंक दिलाती है। उदाहरण के लिए? जैसे सुंदर ये गुण है, हम्म, 4 ये संख्या है, थोड़ा परिमाण है, ये संकेत है और भारतीय व्यक्तिवाचक है। ओह! क्या हमें इन पांचों भेदों को वाक्यों में पहचानना आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। अरे, यहाँ भी एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स है। हाँ, परीक्षा के लिए बहुत खास है क्योंकि इन भेदों के नाम और उनकी पहचान पर सीधे बहुविकल्पीय प्रश्न या एमसीक्यूज बनते हैं। बहुत बढ़िया। चलो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखो, इस पेज पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो एक बहुत ही सुंदर कलर पैलेट और पेंट ब्रश है। जैसे गुणों से चित्र में रंग भरे जाते हैं ना? एकदम सही। हेडिंग है गुणवाचक विशेषण, पहचान और स्वभाव। और इसकी परिभाषा है जो शब्द वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, रंग, आकार या स्वभाव बताते हैं। अच्छा, तो सिर्फ गुण नहीं, दोष भी? हाँ, इसकी 4 पॉइंट्स देखते हैं। पहला, वस्तु असल में दिखती कैसी है या महसूस कैसी होती है, ये बताता है। दूसरा पॉइंट बहुत काम का है। वाक्य में कैसा प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलता है वही गुणवाचक होता है। कैसा पूछने पर? ये तो अच्छी ट्रिक है। तीसरा पॉइंट, इसमें केवल अच्छी बातें नहीं आती बल्कि दोष भी बताता है। और चौथा, रूप, रंग, आकार सब इसी में आते हैं। इसके कुछ उदाहरण दीजिए ना। जैसे सुंदर फूल, अच्छा आदमी,
बुरा विचार। एक डाउट है, क्या बुरा विचार में बुरा भी गुणवाचक ही कहलाएगा? क्योंकि ये तो एक दोष है ना? अ, व्याकरण में ये थोड़ा ट्रिकी लगता है, लेकिन हाँ, व्याकरण की दृष्टि से कोई भी दोष भी गुणवाचक श्रेणी में ही आता है। अरे वाह, ये कंफ्यूजन दूर हो गया। मुझे यहाँ भी रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स दिख रहा है। इसे मिस मत करना, प्रतियोगी परीक्षा में विशेषण का ये भेद सबसे अधिक पूछा जाता है। समझ गई। चलो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखो, इस पेज पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो एक बहुत बड़ा सुनहरे रंग का नंबर 125 है। जो सीधा सीधा गिनती को दर्शा रहा है। बिल्कुल। हेडिंग है संख्या वाचक विशेषण, गिनती का ज्ञान। परिभाषा है जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। तो जहां गिनती हो वहां संख्यावाचक। हाँ, इसके 4 पॉइंट्स हैं। पहला, ये किसी भी चीज की गिनती के लिए प्रयोग होता है। दूसरा, वाक्य में कितने पूछने पर जो उत्तर मिलता है। अच्छा, गुणवाचक में कैसा था और यहाँ कितने हैं। एकदम सही। तीसरा पॉइंट, इसके 2 प्रकार होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। और चौथा, ये आसानी से गिनी जाने वाली चीजों के साथ लगता है। उदाहरण क्या होंगे इसके? एक गाड़ी, 2 लड़के, 5 केले। अच्छा, मेरा एक डाउट है, मतलब जिन चीजों को गिना जा सके सिर्फ वहीं इसका इस्तेमाल होगा? जी हाँ, बिल्कुल। अगणनीय चीजों के साथ इसका प्रयोग नहीं होता। अरे, इस पेज पर भी रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स है। हाँ, और इसका अलर्ट ये है कि परीक्षा में अक्सर इसके उदाहरण आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको वाक्य देकर पहचानना होगा। अच्छा, चलो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखो, इस पेज पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो क्रिस्टल के शतरंज के मोहरे हैं। जो एकदम सटीक गिनती और पोजीशन दिखाते हैं, है ना? बिल्कुल सटीक। हेडिंग है निश्चित संख्यावाचक, एकदम सटीक गिनती। और परिभाषा है जहां वस्तु या व्यक्ति की एकदम निश्चित संख्या का बोध हो। मतलब कोई डाउट नहीं। हाँ, इसके 4 पॉइंट्स देखते हैं। पहला, इसमें कोई संदेह नहीं होता, गिनती एकदम साफ होती है। दूसरा पॉइंट, ये क्रम और समूह दोनों को दर्शाता है। क्रम भी इसी में आता है। हाँ। तीसरा पॉइंट, इसका प्रयोग तब होता है जब हमें पक्का पता हो कि कितनी चीजें हैं। और चौथा, इसमें गणना स्पष्ट और सीधी होती है। उदाहरण बताइए। जैसे 3 लड़के, 10 किताबें, 100 रुपए। क्या इसमें हमेशा पूरा नंबर ही होना चाहिए? हाँ, निश्चित संख्यावाचक में नंबर स्पष्ट और पूरा ही होता है जिससे गिनती पक्की हो सके। मुझे यहाँ भी रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स दिख गया है। हाँ, और ध्यान रहे, बोर्ड परीक्षाओं एवं एसएससी में इसे पहचानने के लिए विशेष रूप से पूछा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। चलो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखो, इस पेज पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो पारदर्शी गोलों का एक समूह है और उस पर एक बड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब गिनती पक्की नहीं है। एकदम सही पकड़ा। हेडिंग है अनिश्चित संख्यावाचक, अनुमान का खेल। परिभाषा है जो निश्चित संख्या नहीं बल्कि केवल अनुमान बताते हैं। तो यहाँ अंदाजा लगाया जाता है। हाँ, 4 पॉइंट्स पर आते हैं। पहला, चीजें गिनी जा सकती हैं पर पता नहीं होता कि वो कितनी है। दूसरा, ये सिर्फ एक अंदाजा या अनुमानित जानकारी देते हैं। तो इसके शब्द कैसे होते हैं? तीसरा पॉइंट वही है, इसमें कुछ, कई, थोड़े जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। और चौथा पॉइंट, ये जो स्पष्टता की कमी है ना, यही इसे निश्चित संख्यावाचक से अलग करती है। अच्छा, तो उदाहरण क्या हुआ? उदाहरण है, कुछ लोग आए या कई छात्र अनुपस्थित थे। एक बात बताइए, अगर मैं कुछ पानी कहूँ तो क्या वो भी इसी में आएगा? नहीं नहीं, यही गलती होती है। पानी गिना नहीं जाता ना, ये भेद सिर्फ गिनने वाली चीजों के लिए है। पानी को हम मापते हैं। ओहो, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है एग्जाम में। और यहाँ मुझे रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी दिख रहा है। हाँ, अलर्ट ये है कि वाक्य में कुछ या कई जैसे शब्दों को देखकर ये उदाहरण पहचानने को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो, इस पेज पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो 1 2 3 नंबर वाला विजेताओं का एक पोडियम है। जो स्थान या रैंक बता रहा है। हाँ, बिल्कुल। हेडिंग है क्रमवाचक विशेषण, सही स्थान की पहचान। इसकी परिभाषा है जो संज्ञा या सर्वनाम के क्रम या स्थान का बोध कराते हैं। अच्छा, इसके 4 पॉइंट्स क्या हैं? पहला ये बताता है कि कोई किस नंबर या स्थान पर है। दूसरा, इसका प्रयोग हमेशा कतार या श्रेणी की बात करने में होता है। कतार मतलब लाइन या रैंक? हाँ। तीसरा पॉइंट, ये असल में निश्चित संख्यावाचक का ही एक हिस्सा है। और चौथा, इससे तरतीब या व्यवस्था एकदम स्पष्ट होती है। मतलब ये भी निश्चित संख्यावाचक के अंदर ही आता है। जी हाँ, क्योंकि पहला या तीसरा एकदम निश्चित क्रम है
इसलिए ये उसी का उपभेद है। समझ गई। यहाँ पेज पर रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स है। हाँ, परीक्षा में पहला स्थान जैसा प्रसिद्ध उदाहरण देकर सीधा भेद पहचानने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखो, इस पेज पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो दो शीशे हैं जिनमें सिक्के और ऊपर की ओर जाते तीर दिख रहे हैं। ऊपर जाते तीर मतलब गुना या बढ़त हो रही है। बिल्कुल सही। हेडिंग है आवृत्तिवाचक विशेषण, गुना और बढ़ोतरी। परिभाषा है संख्या की पुनरावृत्ति या उसके कई गुना होने का बोध। अच्छा, तो गुना होना। इसके 4 पॉइंट्स। पहला पॉइंट ये बताता है कि चीज पहले के मुकाबले कितनी गुना बढ़ गई है। दूसरा, इसमें हमेशा एक गणितीय भाव छिपा होता है। गणितीय भाव। हाँ, तीसरा पॉइंट बढ़ोतरी या वृद्धि दर्शाने का ये बेहतरीन तरीका है। और चौथा, रोजमर्रा की बोलचाल में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए हम क्या कहेंगे? जैसे दोगुना लाभ, तिगुना काम, चौगुनी मेहनत। मतलब जहां भी गुना शब्द आए वो आवृत्तिवाचक होगा। बिल्कुल, यही इसकी सबसे आसान पहचान है। अरे, मुझे यहाँ रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स दिख रहा है। ये अलर्ट बहुत खास है। ये भेद कम पूछा जाता है, लेकिन जब आता है तो मेरिट बनाने वाले प्रश्नों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो पढ़ेगा वही बाजी मारेगा। चलो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखो, इस पेज पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो एक गोला बनाकर हाथ पकड़े हुए नीले रंग की आकृतियां हैं। ये तो एकता और समूह दिखा रही है ना? एकदम सही। हेडिंग है समुदायवाचक विशेषण, पूरे समूह की बात। परिभाषा देखें तो ये पूरी संख्या या पूरे समूह का बोध कराता है। तो इसके 4 पॉइंट्स पर आते हैं। पहला, ये ग्रुप के हर सदस्य को एक साथ संबोधित करता है। दूसरा, इसमें अलग अलग व्यक्तियों की बजाय पूरे समूह की जानकारी दी जाती है। मतलब कोई बचता नहीं है। बिल्कुल। तीसरा पॉइंट यही है, कोई व्यक्ति या वस्तु समूह से बाहर नहीं छूटती। और चौथा पॉइंट, इसमें एकता और समग्रता का भाव होता है। उदाहरण कैसे होंगे इसके? जैसे दोनों भाई, चारों दिशाएं, सभी छात्र। मेरा डाउट है, क्या सभी छात्र कहने से कक्षा का कोई भी बच्चा नहीं छूटता? बिल्कुल नहीं छूटता। सभी का मतलब ही है पूरा का पूरा समुदाय या समूह। अच्छा। और यहाँ भी रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स है। हाँ, इस पर गौर करें। सभी छात्र जैसे प्रसिद्ध उदाहरण रेलवे और अन्य परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछे गए हैं। बहुत बढ़िया। चलो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखो, इस पेज पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो एक पुराना सुनहरा तराजू है। हाँ। इसमें एक तरफ लिक्विड है और दूसरी तरफ बाट या वजन रखे हैं। अच्छा, तो ये नाप और तौल के बारे में है। हेडिंग है परिमाणवाचक विशेषण, नाप और तौल। परिभाषा, जो वस्तु की मात्रा, नाप या तौल का बोध कराए। जो चीजें गिनी नहीं जा सकती। एकदम सही। इसके 4 पॉइंट्स हैं। पहला, ये उन चीजों के लिए है जिन्हें हम गिन नहीं सकते। दूसरा, वाक्य में कितना, प्रश्न का उत्तर इससे मिलता है। गुणवाचक में कैसा, संख्यावाचक में कितने, और यहाँ कितना। बहुत सही पकड़ा। तीसरा पॉइंट, पानी, दूध, चीनी जैसी अगणनीय वस्तुओं के साथ ही लगता है। और चौथा, इसके भी निश्चित जैसे 2 किलो और अनिश्चित जैसे थोड़ा, दोनों रूप होते हैं। उदाहरण बताइए। जैसे थोड़ा पानी, 2 लीटर दूध, बहुत सारा चावल। तो मेरा डाउट ये है कि यही वो जगह है ना जहाँ थोड़ा पानी आएगा, क्योंकि हम पानी गिन नहीं सकते। बिल्कुल, यही बात मैं पहले बता रहा था। पानी परिमाणवाचक में आएगा, अनिश्चित संख्यावाचक में नहीं। मुझे यहाँ रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी दिख गया। इस अलर्ट को ध्यान से सुने। परीक्षा में परिमाणवाचक और संख्यावाचक के बीच का अंतर विशेष रूप से पूछा जाता है। छात्र अक्सर इसमें फंस जाते हैं। ये कंफ्यूजन तो आज दूर हो गया। चलो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखो, इस पेज पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो एक पीला तीर है जो कई ब्लॉक्स में से किसी एक खास ब्लॉक की तरफ इशारा कर रहा है। इशारा कर रहा है मतलब संकेत दे रहा है। बिल्कुल। हेडिंग है संकेतवाचक विशेषण, इशारे से पहचान। परिभाषा, जो शब्द संज्ञा की ओर संकेत करते हैं और विशेषण का कार्य करते हैं। अच्छा, इसके 4 पॉइंट्स क्या हैं? पहला, ये किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं। दूसरा और सबसे जरूरी, ये हमेशा संज्ञा से ठीक पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। संज्ञा से एकदम पहले। हाँ। तीसरा पॉइंट, ये पास के लिए यह और दूर के लिए वह, दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। और चौथा, ये संज्ञा को एक खास पहचान देते हैं। उदाहरण क्या है? जैसे यह किताब, वह लड़का, वे पेड़। एक बात बताइए, क्या ये शब्द देखने में सर्वनाम जैसे नहीं लगते? यह और वह तो सर्वनाम है ना? हाँ, लगते हैं और ये असल में होते भी हैं,
पर संज्ञा के आगे लगकर ये विशेषण का काम करने लगते हैं। चलो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। और जो 3D ऑब्जेक्ट है वो भारत का एक नक्शा है जिस पर एक लाल रंग का लोकेशन पिन लगा है। लोकेशन पिन मतलब किसी खास जगह की बात हो रही है। हाँ, हेडिंग है व्यक्तिवाचक विशेषण, खास पहचान। इसकी परिभाषा है जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं यानी प्रॉपर नाउन्स से बनकर अन्य संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं। इसके 4 पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट इसका किसी खास स्थान, भाषा या व्यक्ति से सीधा संबंध होता है। दूसरा, जब किसी शहर या देश का नाम विशेषण का रूप ले ले तब ये बनता है। अच्छा। तीसरा पॉइंट, ये वस्तु के मूल स्थान की जानकारी देता है। और चौथा, ये एक अनूठी सांस्कृतिक पहचान देता है। उदाहरण कैसे होंगे? जैसे भारतीय संस्कृति, बनारसी साड़ी, जापानी खिलौने। तो मेरा डाउट ये है कि जैसे बनारस से बनारसी साड़ी बनी, वैसे ही क्या बीकानेरी भुजिया भी व्यक्तिवाचक विशेषण है? बिल्कुल, बीकानेर से बीकानेरी ये व्यक्तिवाचक विशेषण का एकदम सटीक उदाहरण है। वाह, यहाँ पेज पर रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स है। हाँ, इसे याद रखें। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर इन शब्दों को देकर उदाहरण पहचानने का प्रश्न आता है। ये तो आसान है। चलो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखो, इस पेज पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो एक किताब से निकलती हुई इंसान की होलोग्राफिक आकृति है। होलोग्राफिक आकृति मतलब रूप बदलने का प्रतीक है। एकदम सही। हेडिंग है सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम का नया रूप। परिभाषा, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करे। अच्छा, इसके 4 पॉइंट्स। पहला, ये मूल रूप से सर्वनाम ही होते हैं, बस इनका काम बदल जाता है। दूसरा पॉइंट बहुत जरूरी, शर्त है इनका हमेशा संज्ञा के ठीक साथ प्रयोग होना चाहिए। और अगर साथ ना हो तो? तीसरा पॉइंट यही है, अगर ये अकेले आए तो ये वापस सर्वनाम बन जाते हैं। और चौथा, ये संकेतवाचक विशेषण से बहुत मिलते जुलते हैं। उदाहरण बताइए। जैसे यह लड़का बहुत होशियार है या कोई आदमी आया है। मेरा डाउट है, मतलब सर्वनाम और संज्ञा दोनों का एक साथ आना जरूरी है? जी हाँ, यह के तुरंत बाद लड़का आना जरूरी है, तभी वो सार्वनामिक विशेषण बनेगा। समझ गई। अरे, यहाँ रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी है। हाँ, छात्रों को सबसे ज्यादा भ्रमित करने वाले प्रश्न इसी टॉपिक से आते हैं, इसलिए इस नियम को दिमाग में छाप लें। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखो, इस पेज पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो एक स्टैंड पर रखा चमकता हुआ गुलाबी कमल का फूल है, जो मुख्य वस्तु को दर्शा रहा है। हाँ, यानी विशेष्य को दर्शा रहा है। हेडिंग है विशेष्य, जिसके बारे में बात हो। परिभाषा, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। इसके 4 पॉइंट्स देखते हैं। पहला, विशेष्य के बिना विशेषण का कोई अस्तित्व नहीं होता। दूसरा, विशेषण का सीधा और गहरा संबंध अपने विशेष्य से होता है। तीसरा पॉइंट, ज्यादातर मामलों में विशेष्य एक सामान्य संज्ञा यानी नाउन होता है। और चौथा पॉइंट, जैसे सुंदर फूल में सुंदर विशेषण है और फूल विशेष्य है। और इसके उदाहरण? जैसे काला घोड़ा, इसमें घोड़ा विशेष्य है। मीठा आम, इसमें आम विशेष्य है। तो मेरा डाउट ये है कि वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही है वही हीरो यानी विशेष्य है? बिल्कुल, वो वाक्य का हीरो है और विशेषण उसका मेकअप है। क्या बात है, मुझे यहाँ रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स दिख रहा है। हाँ, इसे इग्नोर मत करना। परीक्षा में अक्सर वाक्य देकर उसमें से विशेष्य पहचानने वाले परिभाषा आधारित प्रश्न आते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखो, इस पेज पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो न्याय का एक तराजू है, जिसके दोनों पल्लड़ों पर वी यानी विशेषण और स यानी सर्वनाम रखे हैं। और बीच में बिजली कड़क रही है, मतलब दोनों में टक्कर है। हाँ, हेडिंग है विशेषण और सर्वनाम, बारीक अंतर। परिभाषा, विशेषण हमेशा संज्ञा की विशेषता बताता है, जबकि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है। तो इनके अंतर के 4 पॉइंट्स क्या है? पहला, यह अंतर वाक्य में उनके प्रयोग पर निर्भर करता है। दूसरा, जब यह या वह अकेले आए तो वो सर्वनाम है। और विशेषण कब होंगे? तीसरा पॉइंट, जब ये संज्ञा के साथ चिपक कर आए तो विशेषण है। और चौथा, यह आया, यहां ये सर्वनाम है, और यह लड़का आया, यहां ये विशेषण है। इसे समझना बहुत जरूरी है। इसके उदाहरण? जैसे वह पढ़ रहा है, यहां वह सर्वनाम है। वह छात्र पढ़ रहा है, यहां वह विशेषण है। मतलब हमें बस ये देखना है कि वह के तुरंत बाद संज्ञा है या नहीं। बस यही ट्रिक है। तुरंत बाद संज्ञा है तो विशेषण, नहीं तो सर्वनाम। मुझे यहाँ रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स दिख रहा है। हाँ, वाक्य में शब्दों का स्थान देखकर सही उदाहरण पहचानने की ये ट्रिक परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है। बहुत ही शानदार। चलो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो,
इस पेज पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो 3 सीढ़ियों वाला एक संगमरमर का स्टेप है जिस पर ऊपर की तरफ तीर जा रहा है। सीढ़ियां मतलब ये तुलना के स्तर दिखाता है? एकदम सही। हेडिंग है विशेषण की अवस्थाएं, तुलना के 3 स्तर। परिभाषा: जब दो या दो से अधिक वस्तुओं के गुणों की तुलना की जाती है तो उसे विशेषण की अवस्थाएं कहते हैं। अच्छा, इसके 4 पॉइंट्स पर आते हैं। पहला, इनका प्रयोग गुण या दोष को मापने के लिए होता है। दूसरा, हिंदी में इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। 3 सीढ़ियां। तीसरा पॉइंट, ये बिल्कुल अंग्रेजी की डिग्रीज यानी पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव की तरह काम करती हैं। और चौथा, इससे वाक्य का अर्थ अधिक स्पष्ट हो जाता है। उदाहरण बताइए। जैसे उच्च, ये मूल है, उच्चतर, ये उत्तर है, और उच्चतम, ये उत्तम है। तो मेरा डाउट है कि क्या इसे इंग्लिश ग्रामर की डिग्रीज से जोड़कर याद रखना आसान होगा? बिल्कुल आसान होगा। ये एकदम वैसा ही काम करते हैं। अरे, यहाँ पेज पर रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स है। हाँ, इन्हें अंग्रेजी व्याकरण से जोड़कर समझने पर परीक्षा में प्रश्न बहुत जल्दी हल होते हैं, समय बचता है। अच्छा, चलो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखो, इस पेज पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो पानी के ऊपर तैरता एक अकेला सुनहरा तारा है। अकेला तारा, क्योंकि यहाँ कोई तुलना नहीं है। बिल्कुल सही। हेडिंग है मूलावस्था, सामान्य गुण का वर्णन, परिभाषा: बिना किसी तुलना के एक व्यक्ति या वस्तु के सामान्य गुण बताना। इसके 4 पॉइंट्स। पहला, ये विशेषण का सबसे साधारण और मूल रूप है। दूसरा, इसमें किसी की दूसरे के साथ कोई होड़ या तुलना नहीं होती। मतलब कोई कंपटीशन नहीं। हाँ। तीसरा पॉइंट, ये केवल तथ्य बताता है कि कोई कैसा है। और चौथा, इसमें वाक्य एकदम सरल और सीधा रहता है। उदाहरण कैसे होंगे? जैसे राम तेज है, फूल सुंदर है, वो अच्छा है। मेरा डाउट है, मतलब ये विशेषण का सबसे ओरिजिनल फॉर्म है? जी हाँ, ये एकदम बेस फॉर्म है। मुझे यहाँ रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स दिख रहा है। हाँ, और ये जान लें कि इस अवस्था से बहुत ही आसान और सीधे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखो, इस पेज पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो एक सीसॉ या झूला है जिस पर 2 तारे रखे हैं। सीसॉ जो 2 चीजों के बीच तुलना दिखा रहा है। एकदम सही। हेडिंग है उत्तरावस्था, 2 के बीच की तुलना। परिभाषा: जब 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों या दोषों की आपस में तुलना की जाए। अच्छा। इसके 4 पॉइंट्स क्या हैं? पहला, इसमें एक वस्तु दूसरे से बेहतर या कमतर बताई जाती है। दूसरा, हिंदी में इसके लिए अक्सर से शब्द का प्रयोग होता है। से शब्द। हाँ। तीसरा पॉइंट, इसे तुलनात्मक अवस्था भी कहा जाता है। और चौथा, संस्कृत शब्दों के अंत में तर जोड़ा जाता है, जैसे श्रेष्ठ का श्रेष्ठतर। उदाहरण बताइए इसके। जैसे मोहन राम से तेज है, या ये घर उस घर से बड़ा है। तो मेरा डाउट है, क्या तर प्रत्यय देखकर हम तुरंत पहचान सकते हैं कि ये उत्तरावस्था है? बिल्कुल। तर मतलब तुलना, ये शॉर्टकट है इसे पहचानने का। अरे, यहाँ भी रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स है। हाँ, प्रतियोगी परीक्षा में तुलनात्मक त्रुटि पहचानने के लिए ये नियम अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखें। समझ गई। चलो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखो, इस पेज पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो कई छोटे तारों के बीच एक बहुत बड़ा चमकता हुआ हीरे का तारा है। हीरे का तारा, जो सर्वश्रेष्ठ होने का प्रतीक है ना? बिल्कुल। हेडिंग है उत्तमावस्था, सबसे सर्वश्रेष्ठ। परिभाषा: जब 2 से अधिक में से किसी एक को सबसे अधिक गुणवान या दोषपूर्ण बताया जाए। इसके 4 पॉइंट्स देखते हैं। पहला, ये अनेक लोगों या चीजों में एक की सर्वोच्चता बताता है। दूसरा, इसमें सिद्ध किया जाता है कि अमुक वस्तु से बेहतर कुछ नहीं है, मतलब द बेस्ट। हाँ। तीसरा पॉइंट, इसमें सबसे या सर्वाधिक जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। और चौथा, संस्कृत शब्दों के अंत में तम जोड़ा जाता है, जैसे श्रेष्ठ का श्रेष्ठतम। उदाहरण क्या होंगे? जैसे वह कक्षा में सबसे सुंदर है, या माउंट एवरेस्ट उच्चतम चोटी है। एक बात बताइए, अगर वाक्य में सबसे लिखा है तो बिना सोचे हम उत्तम अवस्था टिक कर सकते हैं? हाँ, सबसे का मतलब ही है कि वो सबसे ऊपर है, तो वो उत्तम अवस्था ही होगा। यहाँ रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स दिख रहा है मुझे। हाँ, परीक्षा में सर्वाधिक और सबसे शब्द देखकर तुरंत उत्तम अवस्था के उदाहरण आधारित प्रश्न हल करें। वाह, तो चलो अब आखिरी पेज पर चलते हैं। देखो, इस पेज पर जो 3D ऑब्जेक्ट हैं वो एक शाही सुनहरा स्क्रॉल यानी कागज है और एक पेन है, जिस पर व्याकरण के पक्के नियम लिखे हैं। बिल्कुल। हेडिंग है महत्वपूर्ण नियम, सफलता की कुंजी। परिभाषा:
विशेषण के सही प्रयोग के लिए व्याकरण के कुछ खास नियमों का पालन करना अनिवार्य है। तो ये 4 रूल्स क्या हैं? पहला, विशेषण हमेशा अपने विशेष्य या संज्ञा से ठीक पहले लगाया जाता है। दूसरा, एक विशेष्य के कई विशेषण हो सकते हैं। अच्छा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं? हाँ। तीसरा पॉइंट, विशेषण का रूप लिंग और वचन के अनुसार बदलता है, जैसे अच्छा का अच्छी हो जाता है। और चौथा पॉइंट, वाक्य शुद्ध लिखने के लिए विशेषण का सही स्थान पहचानना जरूरी है। उदाहरण बताइए इसका। जैसे एक मोटा काला कुत्ता भौंक रहा है। यहाँ कुत्ता एक विशेष्य है, पर उसके कई विशेषण हैं। तो मेरा डाउट यही है कि क्या मतलब एक कुत्ते के लिए मोटा और काला दोनों विशेषण एक साथ आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। एक इंसान या चीज में कई गुण हो सकते हैं ना? अरे हाँ, और मुझे यहाँ इस आखिरी पेज पर भी एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स दिख रहा है। हाँ, इसे अच्छे से याद कर लें। एसएससी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई और लेखपाल की परीक्षाओं में वाक्यों की अशुद्धि सुधारने में ये बार-बार पूछा जाता है। तो इन नियमों को एकदम पक्का कर लें। बहुत ही शानदार डिस्कशन रहा आज का। ऐसे ही और महत्वपूर्ण टॉपिक्स के लिए लाइक करें, शेयर करें और चैनल द स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।